नमस्कार, मैं शिल्पी। संस्कृति आईएएस के आर्ट एंड कल्चर के इस सेशन में आप सबका मैं फिर से एक बार स्वागत करती हूं। और आज के अपने इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 7 में आप सबसे मैं बोलना चाहूँगी, यदि आपने लेक्चर 6 को नहीं देखा है तो जाके प्लीज़ उसको पहले देख लीजिए, क्योंकि उस लेक्चर में मैंने आपको गुहा स्थापत्य कला के बारे में पढ़ाया था। तो आपको अभी तक मैंने क्या क्या पढ़ा दिया, लेक्चर 1 से 6 की बात यदि मैं करूँ तो आपको मैंने स्तूप बता दिए हैं, हड़प्पाई स्थापत्य कला के बारे में बता दिया है, मैंने चैत्य और बिहार के बारे में पढ़ाया है, और वही कल मैंने आपको क्या पढ़ाया है जो है वो गुहा स्थापत्य कला के बारे में पढ़ा दिया है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ा दी गई हैं, आप जाके उनको देख सकते हैं। आज नए लेक्चर के साथ एक नया टॉपिक मैं लेकर आई हूँ, जिसमें हम मंदिर स्थापत्य कला के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, मेंस, पीटी, यूपीएससी कहें या फिर हम स्टेट एग्जाम्स की बात करें तो दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए पेन कॉपी लेकर आप आशा करती हूँ बैठे होंगे। आइए शुरू करते हैं आज के अपने लेक्चर को। जल्दी से अपने स्क्रीन पर देखिए क्या लिखा हुआ है, मंदिर स्थापत्य कला। चलिए देखते हैं पहला क्या है। इसमें आप देखेंगे कि जो मंदिरों की जो परंपरा है वो बहुत प्राचीन है। यदि हम बात करें वैदिक साहित्य और महाकाव्यों में तो आप देखते हैं कि इसमें मंदिरों को अन्य शब्दों में जो है वो किस नामों से बुलाया जाता था। जैसे हम देखते हैं देवगृह, देवालय और देवायतन जैसे शब्दों का वहाँ पर प्रयोग किया जाता था। ठीक है, आप देखेंगे कि जो ये मौर्य और मौर्योत्तर काल में शैलकृत गुहा मंदिरों का प्रचलन शुरू हुआ था। इसको ऐसे समझिए, देखिए मौर्य काल में आप देखते हैं जो मंदिरों का प्रचलन हुआ वो शैलकृत गुहा मंदिरों का प्रचलन हुआ। देखिए कैसे समझिए, शैलकृत गुहा मंदिर मतलब जो पहाड़ों को काटकर बनाए गए मंदिर थे उनको शैलकृत गुहा मंदिर कहते थे। तो वो कब प्रारंभ हुए, मौर्योत्तर काल में। फिर संरचनात्मक मंदिर कब देखने को मिले हैं आपको, इनका निर्माण गुप्त काल से शुरू हुआ। संरचनात्मक मंदिर मतलब जिनको पत्थर और ईंटों से खुले में बनाया जाता था उनको क्या कहते थे, संरचनात्मक मंदिर कहा जाता था, और गुप्त काल के समय में इनका निर्माण शुरू हो गया था। आप देखते हैं कि प्रारंभ में मंदिर आप देखेंगे सपाट छत होती थी और एकाश्म होते थे। ये अभी हम पिक्चर्स को आगे देखेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, पिक्चर्स के साथ मैं आई हूँ फिर से एक बार। तो ठीक है, यहाँ पर सपाट छत होती थी और एकाश्म प्रकृति के होते थे। कालांतर में आप देखते हैं कि तक्षित यानी कि गड़े हुए शिखरों से युक्त मंदिरों का क्रमिक विकास हुआ। आप देखेंगे जैसे जैसे चरण आगे बढ़ता जाएगा, चरणों का विकास होता जाएगा मंदिरों में, उसमें देखेंगे कैसे सपाट छतों के बाद धीरे धीरे जैसे जैसे चरण आगे बढ़ेगा उसमें शिखरों का जो है वो शिखर युक्त मंदिर आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए आज हम 5 चरणों को इसमें पहले पढ़ेंगे, देखेंगे किस किस चरण में किन किन प्रकार की जो है वो भिन्नताएँ हैं, एक दूसरे से कैसे भिन्न हैं, उनकी विशेषताएँ क्या क्या हैं। चलिए आइए देखते हैं, पहला चरण देखते हैं। इसमें मंदिरों के क्रमिक विकास का पहला चरण है, इसकी विशेषताएँ क्या है। देखिए इसमें देखिए यहाँ पर पिक्चर पे ध्यान दीजिए, इसकी छत देखिए कैसी है, सपाट है, एकदम प्लेन है इसकी छत। वही चीज़ यहाँ मेंशन की गई है। आकार आपको कैसा लग रहा है, वर्गाकार लग रहा है या फिर जो है वर्गाकार लग रहा है, आयताकार लग रहा है या गोलाकार लग रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है ये आपको कैसा लग रहा है, वर्गाकार आकार का। यहाँ पर प्रथम चरण में आप देखेंगे यदि इसके द्वार मंडप की बात की जाए तो उसके उथले स्तंभों पर ये निर्मित है। इसके स्तंभ देखेंगे उथले हैं और इस स्तंभों पर ये निर्मित है। ठीक है, यहाँ पर आप देखते हैं इसकी संपूर्ण संरचना कैसी है। ये जो कि संपूर्ण जो इसकी संरचना है, अगर इसके स्टेजों की बात की जाए, जो स्टेजेस हैं, तो यहाँ पर जो इसके स्टेजेस हैं देखिए पतले और छोटे हैं, बहुत बड़े और ऊंचे नहीं हैं। छोटे छोटे स्टेजेस पर इनको इस तरह से प्रथम चरण के मंदिरों में ऐसे इनका निर्माण किया जाता था। स्पष्ट हो गया है। यदि हम उदाहरणों की बात करें तो कुछ इस प्रकार से है कि गुप्त काल के दौरान आप देखेंगे कि सांची का जो मंदिर था इस चरण का यानी कि प्रथम चरण के मंदिर का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। ध्यान रखिएगा, आंसर राइटिंग में ऐसी चीज़ें लिखेंगे तो ठीक रहेगा, आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। कि जो गुप्त काल का जो एक अच्छा उदाहरण है प्रथम चरण के मंदिर का, तो वो कौन सा है, सांची का मंदिर है। पीछे के एस्पेक्ट से भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं अगले चरण की ओर, द्वितीय चरण के मंदिर। देखिए अब ये देखते हैं ये कैसे उससे भिन्न है। कुछ चीज़ें आप देखेंगे सेम है इसमें। ठीक है, इसकी भी जो छत है वो सपाट ही है। यदि एक भिन्नता की बात मैं करूं तो ध्यान दीजिए ज़रा, यहाँ पर इसका जो मंच है वो देखिए पहले जो प्रथम चरण का मंदिर था उससे थोड़ा चौड़ा है, उससे थोड़ा ऊंचा है ना। एक ये भिन्नता हो गई। दूसरी भिन्नता यहाँ आप देखेंगे कि कहीं कहीं पर 2 मंजिला मंदिर भी, दूसरे चरण में आपको 2 मंजिला मंदिर भी देखने को मिल सकते हैं। स्पष्ट हो गया है, यही सब चीज़ें हैं यहाँ पर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तृतीय चरण की मंदिर की यदि बात करूं
तो यहाँ पर देखेंगे, अब देखिए ये पहले दूसरे चरण से किस प्रकार से भिन्न है, ध्यान दीजिए। सपाट छतों के स्थान पर अब यहाँ क्या हुआ है, शिखर युक्त मंदिरों का निर्माण किया जाने लगा। यहाँ पर देखिए शिखर युक्त ये जो मंदिर है उनका निर्माण किया जाने लगा, है ना। एक भिन्नता आपने ये देख ली। यद्यपि ऊंचाई इनकी बहुत कम होती थी लेकिन ये शिखर युक्त हुआ करते थे। पंचायतन शैली का यहाँ से प्रारंभ हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट, पंचायतन शैली का यहाँ से जो है वो प्रारंभ होने लगा। तो पंचायतन शैली क्या होती है, यदि आप यूपीएससी के एक प्रीवियस ईयर के एग्जाम में देखेंगे तो वहाँ पर आपसे डायरेक्ट इस पर प्रश्न पूछा गया है, जो कि मैं लाई हूँ, टेंशन नहीं लेते हैं, अंत में उसको देखते हैं। यहाँ पर इसको समझिए, पंचायतन शैली का यहाँ पर कह रहे हैं जो प्रारंभ हुआ। क्या है ये पंचायतन शैली, आप देखेंगे एक धरातल पर कुछ इस तरह से एक समझने के तौर पर बना रही हूँ। यहाँ पर एक ये मंदिर होता है, इसके समक्ष आप देखेंगे 4 कोनों पर आपको एक और यहाँ पर 4 मंदिर आपको और मिलते हैं जो अन्य देवताओं से संबंधित होते हैं। ये भिन्न भिन्न देवताओं से संबंधित होते हैं। यहाँ पर एक अलग देवता होते हैं। जो मिड में मंदिर होता है ना, जो बीच में ये मंदिर होता है, और वहाँ पर जो मूर्ति जो देवता होते हैं उन्हीं के नाम के आधार पर इस पूरे मंदिर का नाम रखा जाता है। तो ये पंचायतन शैली का एक उदाहरण है, कुछ इस तरह से रफली हम समझते हैं। इसको डिटेल में लिखने के संदर्भ से हम अभी डिटेल में समझेंगे अगली स्लाइड में, ठीक है। तो पंचायतन शैली का यहाँ से प्रारंभ हुआ। प्रश्न पूछा है, ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश के ललितपुर में अवस्थित यदि हम बात करें तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित था, ठीक है। इस मंदिर का निर्माण कब हुआ, गुप्त काल में 5वीं सदी में हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट है, पीटी में ऐसा पूछा गया है कि देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है किस भगवान से संबंधित है, भगवान विष्णु को समर्पित है। और इसका निर्माण देखें तो गुप्त काल की 5वीं सदी में इसका निर्माण हुआ था। चलिए, पंचायतन शैली अभी मैंने आपको बताया, आप देखिए चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने साधारण भाषा में आपको बता दिया था। यहाँ पर नजर घुमाइए, गौड़ देवता के मंदिरों को मंडप के प्रत्येक और एक दूसरे के सम्मुख स्थापित किया जाता था, वही मैंने आपको बताया है। यहाँ पर सारी चीजें आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, आशा करती हूँ ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर चतुर्थ चरण के मंदिर की यदि मैं बात करूँ, कितने 5 चरणों को पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने 3 चरण पढ़ लिए हैं, चौथा चरण अब आपके सामने है। इसकी विशेषता क्या है, ऐसा क्या है ये जो बाकियों से अलग है। इस चरण के मंदिर लगभग आप देखेंगे वैसे ही हैं, लेकिन भिन्नता क्या है, वहाँ कुछ वर्गाकार थे, कुछ शिखर युक्त थे। यहाँ पर देखेंगे मंदिर जो है वो मेन यहाँ पर क्या है, आयताकार देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है, आयताकार मंदिर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर एक मुख्य अंतर है कि आकार अधिक आयताकार हो गया है। और महाराष्ट्र के अगर 13 मंदिर की बात की जाए, महाराष्ट्र का 13 मंदिर जो है इस चरण का सर्वोत्तम उदाहरण हो जाता है। पीटी में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, स्टेट पीसीएस में भी, ध्यान दीजिएगा। जो ऐसे पूछा जाएगा कि चतुर्थ चरण का जो मंदिर है उसमें उसका उदाहरण कहाँ पर आपको देखने को मिलता है, तो महाराष्ट्र का 13 मंदिर इसका सर्वोत्तम जो है वो सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। किसका, चतुर्थ चरण के मंदिर का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम अंतिम 5वें चरण के मंदिर को हम देख लेते हैं। इसकी विशेषताएं क्या है देखिए ज़रा। इस चरण के बाहर आप देखेंगे कुछ उथला, देख रहे हैं पिक्चर, देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या उथला पुथला सा थोड़ा सा आपको दिख रहा है ना। तो यहाँ पर बाहर की ओर उथले आयताकार किनारों पर वृत्ताकार मंदिरों का निर्माण हुआ था। किसका, वृत्ताकार, आप देख रहे हैं ना ये कैसे वृत्ताकार मंदिरों का यहाँ पर निर्माण हुआ था, ठीक है। पिछले चरणों की विशेषताएं इस चरण में भी जारी रही हैं। जैसे आप देखेंगे कुछ चीज़ें तो भाई सेम ही रहेंगी। इसमें देखेंगे कि पाली ग्रंथों में इसका उल्लेख मणिमाला, किसमें उल्लेख, मणिमाला चैत्य, जबकि महाभारत में मणिनाग मंदिर के रूप में मिलता है। तो ये फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए, चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं इसको आप। चलिए आगे देखते हैं अब हम। देखिए अभी तक आपने जितने भी चरण थे 5 चरणों को पढ़ लिया, विशेषताएं पढ़ ली, कहाँ पर कौन अवस्थित था, किस प्रकार की चीज़ें उसमें जो है बनाई गई थी, किस प्रकार से एक मंदिर दूसरे मंदिर से भिन्न था, स्पष्ट हो गया है। अब देखिए हम यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं, हिंदू मंदिरों के आवश्यक घटक क्या क्या हैं। घटक मतलब जैसे हमने क्या बताया था, जैसे आपको मैंने चैत्य पढ़ाया था, जैसे आपको मैंने स्तूप पढ़ाया था, तो उसमें क्या उनका जो आधारभूत संरचना थी ना, उसके अंगों के बारे में बताया था कि भाई इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, मंदिर के जो स्ट्रक्चर था उसके बारे में मैंने बताया था। सेम एज इट इज़ आपको अब हिंदू मंदिर के जो आवश्यक घटक हैं, जैसे गर्भगृह क्या होता है, मंडप क्या होता है, इन सबको हम देखेंगे। तो कुछ इस तरह के पिक्चर्स हैं जो मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। यहाँ पर देखिए नागर शैली लिखा हुआ है,
घबराना नहीं है, यहाँ पर द्रविड़ शैली की बात की गई है। तो देखेंगे धीरे धीरे जब हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे कि ये शैलियाँ क्या होती हैं, भारत में कितने प्रकार की ऐसी जो विशेष शैलियाँ हैं, कौन कौन सी मंदिर की शैलियाँ, इत्यादि इत्यादि चीज़ों को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ा सा सब्र रखना है हमें। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे गर्भगृह कह रहे हैं, शिखर क्या है, ये शिखर है, आपका मंडप क्या होता है, ठीक है। आप देखेंगे कि इन सब के बारे में हम इनके अंग को पढ़ते हैं। आइए वापस चलते हैं अगले अपने इस पे। गर्भगृह क्या होता है, यहाँ पर क्या देखा आपने, ये क्या है, आपका गर्भगृह है। यहाँ पर नागर शैली में मंदिरों में गर्भगृह कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पर भी सेम ऐसे ही आपको देखने को मिलता है। किसमें, द्रविड़ शैली में। यहाँ शैलियों को भूल जाइए, सिर्फ मंदिरों में गर्भगृह को अभी ध्यान रखना है क्या होता है बेसिकली। देखिए आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो गर्भगृह क्या है, एक छोटा कक्ष होता है। यहाँ मंदिर के मुख्य देवता की प्रतिमा स्थापित होती है। यहाँ पर मंदिर के प्रमुख देवता की प्रतिमा जो है वो स्थापित होती है। चलिए मंडप क्या होते हैं, ये मंदिर का प्रवेश स्थल होता है। क्या होता है, मंदिर का प्रवेश स्थल होता है। कोई द्वार, मंडप या सभा भवन हो सकता है, क्योंकि इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को स्थान देने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका, मंडप का। देखिए मंडप में क्या है, यहाँ पर देखिए मंडप लिखा हुआ है, यहाँ पर सीढ़ियाँ कुछ इस तरह से है। यहाँ पर क्या है, गर्भगृह है। तो यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु हैं, पूजा स्थल में श्रद्धालुओं को इकट्ठा करने के लिए, उनको यहाँ पर दर्शन करने के लिए यहाँ पर खड़ा किया जाता है, उनके लिए एक सभा भवन बनाया गया है। कुछ इस तरह से आप देखेंगे द्रविड़ शैली में भी आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, मंडप देखने को मिलता है। वहीं अब हम आगे देखते हैं, इसमें क्या कह रहे हैं कि शिखर क्या होता है, पर्वत के शिखर जैसा होता है। इसका आकार पिरामिडीय भी हो सकता है और वक्राकार रेखीय तक भी विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। शिखर को देख लेते हैं। तो देखिए शिखर कैसा होता है, इसका शिखर आप देख रहे हैं, गर्भगृह के जस्ट ऊपर ही आपका शिखर हो जाता है। ये आप नागर शैली में देखेंगे कुछ इस प्रकार से है और द्रविड़ शैली में देखेंगे कुछ इस प्रकार से है। तो ये भी देखिए गर्भगृह के जस्ट ऊपर ही है, दोनों ही शैलियों में समान है इस तरह से, ठीक है। चलिए अब इसको देखते हैं, यहाँ पर क्या है, वाहन क्या होता है। देखिए मुख्य देवता जो गर्भगृह है, मुख्य देवता का वाहन होता है। इसे गर्भगृह के ठीक सामने स्थापित किया जाता है, ठीक है। गर्भगृह के ठीक सामने जो प्रमुख देवता हैं उनके वाहन को वहाँ पर स्थापित किया जाता है। स्पष्ट हो रहा है। परकोटा क्या होता है, देखिए नागर शैली और द्रविड़ शैली में एक जो भिन्नता है जो एक दूसरे को अलग करती है, यहाँ पर परकोटा से समझिए कैसे। नागर शैली के मंदिर में परकोटा यानी कि चार दीवारी जो बाउंड्रीज है, चार दीवारी प्रायः अनुपस्थित होती है। किसमें, नागर शैली में। समझाऊंगी अभी। नागर शैली में परकोटा अनुपस्थित होता है, जबकि द्रविड़ शैली में आप देखेंगे कि ये आवश्यक रूप से इसका आवश्यक भाग होता है, ये चार दीवारी उसमें अवश्य होती है। इसका मुख्य कारण द्रविड़ मंदिरों का आर्थिक सामाजिक गतिविधियों से युक्त होना है, जिसकी वजह से परकोटा आपको सिर्फ द्रविड़ शैली के मंदिरों में देखने को मिलेगा, ना कि आपको किस में मिलेगा, नागर शैली में। तो द्रविड़ शैली के मंदिरों में आप देखेंगे परकोटा यहाँ पर विशेष रूप से पाया जाता है। अभी तक स्पष्ट हो गया है। चलिए अब हम समझते हैं भारत में कितने प्रकार के मंदिरों की शैलियाँ हैं, मंदिर स्थापत्य की प्रमुख शैलियाँ कौन कौन सी हैं, समझते हैं इसको। देखिए यहाँ पर तीन मुख्यतः शैलियों की अगर हम बात करें तो स्पेसिफिकली यहाँ पर नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली देखने को मिलती है मंदिरों की स्थापत्य में, ठीक है। इसको हम समझते हैं कि कैसे इंडिया में अगर हम भारत की ही बात कर रहे हैं तो किस तरह से इसको विभाजित किया गया है, कैसे कैसे देखा गया है कि किस क्षेत्र में नागर शैली है, किस क्षेत्र में नागर जो है वो द्रविड़ शैली के मंदिर देखने को मिलते हैं और किस क्षेत्र में बेसर शैली के मंदिर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, पीछे भी लिखा हुआ है, यहाँ पर मैप है, इसलिए मैं को यहीं पर स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। आइए देखते हैं। यहाँ पर उत्तर में यदि हम बात करें अगर नागर शैली की, देखिए यहाँ पर जो विंध्य पर्वत है, ठीक है, उत्तर से लेके विंध्य पर्वत तक की बात की जाए तो नागर शैली के मंदिर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ध्यान दीजिएगा, यदि हम आपसे कहें कि बेसर शैली के मंदिर कहाँ से कहाँ तक देखने को मिलते हैं तो विंध्य पर्वत से लेकर आप देखते हैं ये जो कृष्णा नदी है आपकी, वहाँ पर आपको किसके, बेसर शैली के मंदिर है वो हैं देखने को मिलते हैं। यहाँ पर नागर शैली के मंदिर, यहाँ पर बेसर शैली के मंदिर, और यहाँ पर अगर हम कृष्णा नदी से लेके कन्याकुमारी तक की बात करें यहाँ पर तो आपको यहाँ पर कौन सी शैली के मंदिर देखने को मिलेंगे, द्रविड़ शैली के मंदिर देखने को मिलते हैं। स्पष्ट हो गया है यहाँ पर। चलिए अब हम इसको डिटेल में थोड़ा समझ लेते हैं यहाँ पर कैसे क्या चीज़ें हैं। जैसे देखेंगे यहाँ पर हम कि
देखिए नागर शैलियाँ दी गई हैं, इसके नागर शैली के बारे में है, बेसर शैली के बारे में और द्रविड़ शैली के बारे में है। यहाँ पर सिर्फ आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन इसको समझाने के लिए लाया गया है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हर लेक्चर में हम अलग अलग शैली को अलग अलग तरीके से आपको बताएंगे। जैसे नागर शैली के ऊपर एक लेक्चर होगा आपका, द्रविड़ शैली के ऊपर एक लेक्चर होगा, बेसर शैली के ऊपर भी एक ब्रीफ में आपको एक लेक्चर दिया जाएगा। ठीक है, डरना नहीं है, स्पष्ट हो जाएंगी सारी चीज़ें। इसी तरह कंटिन्यू जुड़े रहेंगे तो समझते रहेंगे। आइए समयावधि की बात की जाए तो नागर शैली की समयावधि, बेसर और द्रविड़ शैली में क्या अंतर था। देखिए नागर शैली की समयावधि देखें 5वीं से 13वीं सदी तक शैली का विकास किया हुआ। बेसर शैली की यदि बात करें तो 8वीं से 14वीं सदी तक इस शैली का विकास होने लगा था। द्रविड़ शैली, क्या द्रविड़ शैली कहाँ, साउथ की मैं बात कर रही हूँ। 7वीं से 8वीं सदी तक शैली का विकास हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं इसका विस्तार जो है कहाँ से कहाँ तक हुआ। विस्तार मैंने आपको अभी यहाँ पहले ही बता दिया, क्यों, ताकि वहाँ पर थोड़ा और स्पष्ट हो सके। वही चीज़ यहाँ पर दी गई है कि जो नागर शैली का विस्तार है वो उत्तर भारत में हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत के क्षेत्र तक विस्तृत है। ठीक है, हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक स्थित है। कौन सा, ये नागर शैली की यहाँ पर बात की गई। लिख दूँ मैं यहाँ पर, चलिए स्पष्ट हो जाएगा अब आपको। आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि जो बेसर शैली है वो विंध्य पर्वत से कृष्णा नदी के क्षेत्र तक विस्तृत है। वही मैंने आपको बताया, विंध्य पर्वत से कृष्णा नदी, यहाँ पर आपकी कृष्णा नदी है, देखिए इस तरह से, तो ये कृष्णा नदी तक विस्तृत है। तो ये कौन सी शैली है आपकी, ये आपकी बेसर शैली है। ध्यान दीजिएगा, इस तरह से मैप अगर आप छोटा सा मैप बनाएंगे मेंस में तो अच्छा रहेगा, अच्छा आउटपुट निकल कर आएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो विस्तृत है। यदि हम बात करें द्रविड़ शैली की तो कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। मैंने अभी जस्ट बताया था कि कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक का इसका विस्तार है। तो ये कौन सी शैली है यहाँ पर ये द्रविड़ शैली है। ठीक है, द्रविड़ शैली की बात की जा रही है दक्षिण भारत में। चलिए स्पष्ट हो गया। अब हम संरक्षण की बात करें कि किस शैली में जो है, किस शैली को किस शासन काल में, किसके शासन में इसको संरक्षण दिया गया है, किसने किसको संरक्षित किया है। जैसे आप देखेंगे नागर शैली को पाल, सेन हो गया, सोम हो गए, गढ़वाल हो गए, चौहान, प्रतिहार वंश द्वारा इनको संरक्षित रखा गया है वहाँ के मंदिरों को। बेसर शैली की बात करें तो राष्ट्रकूट, चालुक्य और काकतीय, होयसल और यादव वंश द्वारा इनको संरक्षित रखा गया था। पल्लव, चोल, अगर हम द्रविड़ शैली की बात करें, पल्लव, चोल, पांड्य, विजयनगर, नायक वंश द्वारा इनको संरक्षित, इस शैली को संरक्षित, वहां के मंदिरों को संरक्षित रखा गया है। अभी तक स्पष्ट हो रहा है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। धीरे धीरे आगे लेक्चर्स में और स्पष्ट होता रहेगा जब इन शैलियों को हर एक लेक्चर में अलग अलग हम पढ़ेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आज के अपने प्रश्न पर आते हैं जो कि आपसे प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। मैंने बताया था अभी, जैसे यूपीएससी 2014 के प्रश्न को यदि हम देखें, नजर डालें तो कुछ इस प्रकार से था कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में, ध्यान दीजिए मैंने बताया था अभी, पंचायतन शब्द निम्नलिखित में से किससे संदर्भित है। पंचायतन शब्द अभी आपने कहाँ पढ़ा था, पंचायतन शैली के बारे में मैंने बताया था। क्या था वो, तो गांव के बुजुर्गों की सभा थी क्या वो, नहीं ये गलत है। तो एक धार्मिक संप्रदाय होगा फिर तो, नहीं ये भी गलत है। देखिए फिर देखेंगे कि एक प्रशासनिक पदाधिकारी, क्या पंचायतन शैली कुछ ऐसा बताया था मैंने, जी नहीं, ऐसा मैंने बिल्कुल भी नहीं बताया था। तो करेक्ट क्या था, चलिए बता देते हैं, मंदिर की निर्माण करने की एक शैली थी। ठीक है, इसी तरह मस्ती के साथ पढ़ेंगे तो अच्छे से चीज़ें याद रहेंगी। एक मंदिर निर्माण करने की शैली थी जिसको हम क्या कह रहे थे, पंचायतन शब्द दिया गया था। पंचायतन शैली मैंने आपको बताया था। प्रश्न कहीं बाहर से नहीं आएगा, प्रश्न इसी तरह से बनेगा। बस आपको समझना है, आपको पढ़ना क्या क्या है। यहाँ पर जो मटेरियल दिया जा रहा है उसको भी अगर अच्छे से कंठस्थ कर देते हैं, कंठस्थ कर लेते हैं या उनका नोट्स बना लेते हैं तो बाहर भागने की ज़रूरत नहीं है। जो दिया जा रहा है सफिशिएंट है, बस आप उसको डाइजेस्ट करना सीखिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक दूसरे को अलविदा कहेंगे और इसी के साथ आप सब अपना ध्यान रखिए। जल्दी से जल्दी हम एक नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक ईमानदारी से सारे लेक्चर्स के नोट्स बना लीजिए। पीडीएफ की जिद मत करिएगा, जब ज़रूरी होगा बिल्कुल आपको दे दूँगी। चलिए अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिए। स्वास्थ्य का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अच्छे स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।